हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी में। हशमत सईद। अभी मैं जेएनयू के कैंपस में हूँ क्योंकि अभी अगले कुछ दिन में जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो कैसे आप तैयारी करेंगे, आप लोगों के जुगाड़ के लिए, आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जो यहाँ पहले से इनरोल्ड हैं उनसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ मुबारक हुसैन जी हैं जो 2019 बैच में 2020 में एंट्रेंस क्लियर किए और आज जेएनयू का पार्ट हैं। तो सबसे पहले मुबारक जी, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। स्वागत। उसके बाद मुबारक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा बेसिकली जो कोई अगर जेएनयू की तैयारी करना चाहता है फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में, तो उन्हें प्रीवियस ईयर के अगर पेपर की बात करें तो कितना हेल्प करता है उसको तैयारी करने में या फिर एग्ज़ाम क्रैक करने में? एक्चुअली जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जेएनयू, इसका कोई फिक्स सिलेबस जेएनयू ने मतलब पारित नहीं किया है। तो हमारा जो सिलेबस है वो एक मेजर पोर्शन मतलब एक तरह से होता है। और अगर कोई इंसान मतलब कोई बच्चा अगर तैयारी करके आता है, क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दे के आता है, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन, तो उसके 60% क्वेश्चन तो यूँ ही कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो मतलब हमारे रीजनिंग होते हैं या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग एक जैसे ही हर साल आते हैं। मतलब रिपीट होता है? हाँ, मतलब एक पैटर्न, एटलीस्ट पैटर्न रिपीट होते हैं या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो 20 नंबर तो यूँ ही आपके प्रैक्टिस से कवर हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि वही सर्टेन कंट्रीज जो है इतने 10 सालों 20 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी कंट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, एटलीस्ट आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर ना भी आएँ तो आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अगर कुछ किताबें हैं जिनको मैं बताऊं, जैसे स्प्लेंडेड किताब है एक, तो स्प्लेंडेड के जो नोट्स हैं उनको आप जब पढ़ेंगे तो उनमें आप अगर क्वेश्चन बनाए हुए रहेंगे तो आपको पता है कि किन किन क्वेश्चनों को मतलब किन किन टॉपिक्स पे, किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो एक मतलब अहम पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस बनाए हुए हैं तो आपको मालूम है कि इनमें से कौन कंटेंट्स मेरे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम का एक अहम पार्ट है। बिल्कुल वैसे में और होता है जब क्वेश्चन पेपर कोई देखता है तो एक आइडिया होता है, जैसे आपने कहा, जैसे उसका जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। जितने सारे कंट्रीज़ है, जिस कंट्री की लैंग्वेज है उसके बारे में तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है, नहीं इस कंट्री के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस कंट्री के रिगार्डिंग अगर हम ये पार्ट पर फोकस करें तो ज़्यादा फायदा होगा। उसी तरह इंग्लिश का क्वेश्चन देखने के बाद उन्हें आइडिया हो जाता है जो हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, एंसिएंट पैसेजेस हो सकते हैं, या फिर जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है, जो ब्लड रिलेशन में, कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर सीरीज़ में, ये सारा कुछ पूछ सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे मुबारक जी, चूँकि आपने 2020 का एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आज जेएनयू के पार्ट हैं, आप यहाँ पे एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आप एडमिशन ले चुके हैं, तो जब क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व करे, जब एक सही आंसर के साथ 3 रॉन्ग आंसर दिया जाता है तो उसमें उसको किस तरह फोकस करना चाहिए? 3 आंसर का भी उसको गूगल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है आंसर जो होता है उसमें जो ऑप्शन में वो रिलेटेड टू आंसर होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहले तो आप जैसे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस तरह का कंसिडर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पे इस तरह से ध्यान दे सकते हैं कि जैसे आपका जो क्वेश्चन आपको नहीं पता था, अगर वो सही भी हो गया गलत भी हो गया बात अलग है, जो पता नहीं था उनमें जितने भी ऑप्शंस वगैरह हैं, मतलब क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस भी हैं उनके रिलेटिव भी अगर आप थोड़ा विकिपीडिया वगैरह पढ़ लें तो वो हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका ये ऑप्शन मतलब वो क्वेश्चन अभी इस बार आया, लेकिन अगली बार हो सकता है कि अगला जो ऑप्शन है उसमें से आ जाए, तो वो हेल्पफुल होता है। ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर मतलब कहा जाए तो जो भी सिलेबस वगैरह कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मिल मतलब जेएनयू ने सिलेबस दिया नहीं है, तो हमारे पास जो भी सिलेबस है तो वो कुछ बच्चों ने, कुछ टीम ने एक तरह से क्रिएट किया उस सिलेबस को क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही। तो आप जो रियल मेथड है वो क्वेश्चन एनालिसिस मेथड ही है, क्योंकि कोई सिलेबस है नहीं जेएनयू की तरफ से। तो अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से गहराई में देखते हैं, हर एक ऑप्शंस के बारे में देखते हैं, जांचते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनफैक्ट आपको मालूम है कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, पूरा पैटर्न होता है पता। तो यही एक अहम पार्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं। बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है तो कंट्रीज़ के बारे में पूरा पढ़ते रहते हैं मतलब सीरीज़ वाइज, बट उनका यहाँ इंटरेस्ट में नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि असल में वो क्या मिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मिस कर रहे हैं।
तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं, जब तक आपको रहस्य नहीं मालूम है, आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल। जैसे गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैं कहूँगा आपको, ये की पॉइंट है आपका। अगर आप यहाँ अनलॉक करना चाहते हैं तो आपका ये की पॉइंट है। तो क्वेश्चन पेपर आप जब भी सॉल्व करें तो उसके रिलेटेड आंसर्स होता है, उसको आप ज़रूर गूगल करें, या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखिए किस फील्ड का क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए अगर आप रशियन है तो रशिया के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, रशियन करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारा कुछ जब एक क्वेश्चन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं ये नेक्स्ट पैटर्न है आपका, ये सेम हो सकता है, एक फ्लो में चल सकता है। तो मुबारक जी, मैं आपसे और एक जानना चाहूँगा, जो कि अभी बहुत कम समय है, तो इन कम समय में स्टूडेंट्स को कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो कम समय में भी वो एक स्मार्ट आंसर या स्मार्ट की पॉइंट तैयार करके JNU का एंट्रेंस क्रैक कर सके? तो अगर आप कहते हैं कम समय में, तो पहले तो कुछ बुक्स जो सबको मालूम होंगे, तो आर गुप्ता में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लगभग सारे 20 साल के, और तो आर गुप्ता आपके लिए हेल्पफुल होगा। और स्प्लेंडिड में आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो वो आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड कम समय है जबकि हमारे पास, तो हम तो सारा चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप ये कीजिए कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन तो आपने बनाया होगा, और नहीं बनाया है तो वो पक्का बना लीजिए। और उन जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में ये देखिए कि जैसे करंट अफेयर्स वगैरह भी 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है हमारा, और 70 नंबर का हमारा कंट्री से रिलेटेड जीके या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स, ये सब उसमें आता है। तो आप एटलीस्ट जैसे नोबेल प्राइज़ विनर्स है तो कभी मतलब लगभग हर 2-3 साल में एक बार तो पूछा जाता है, तो आप नोबेल प्राइज़ विनर से एक बार घुमा के देख लीजिए कि फ्रांस से कितने हैं, जर्मनी से कितने हैं, कौन हैं, किस किस साल में। एटलीस्ट लिटरेचर का पूछा जाता है तो लिटरेचर का आप देख लें तो वो हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आप थोड़ा ध्यान दे लें, जैसे ओपेक वगैरह देख लीजिए, आसियान देख लीजिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जो भी मतलब ये सब पूछे जाते हैं नॉर्मली, ब्रिक्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये मतलब ये है कि ये रिपीटेड है, इनके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अब जैसे कंट्रीज़ है तो कंट्रीज़ के बारे में भी आपको सब कुछ जानना, एटलीस्ट जाने तो ठीक है, लेकिन अगर एटलीस्ट आप उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके बेसिक कल्चर के बारे में ऊपर से एटलीस्ट ऊपरी सतह से आप देख सकते हैं। तो ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन एटलीस्ट 5 ईयर्स है, एटलीस्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन आप बनाए हुए होंगे। तो आपको मालूम है कि जैसे स्प्लेंडिड बुक ही आप उठाइएगा तो आपको मालूम है कि उसमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें भी सब चीज़ पढ़ने वाली नहीं है, मतलब है सब पढ़ने वाली, मतलब इस इतने कम समय में सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। तो समय को देखते हुए आप मतलब स्मार्टली खेलिए, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर पे ध्यान दीजिए। कम शब्दों में कहें अगर तो आप जितना हो सके आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। वो एक अहम हिस्सा है, वो एक अहम हिस्सा है। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपका यहाँ मतलब होना बहुत पॉइंट कर सकता है, मतलब लैग कर सकता है। अगर वो बनाए भी ना आपका होता है तो इसका मतलब आप एक तरह से मतलब इतना मेहनत करके आए हैं जितना मेहनत में शायद बंदा UPSC वगैरह भी क्रैक कर सकता है, मतलब क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप डेप्थ में पॉइंट्स को पढ़ चुके होंगे, और डेप्थ में पॉइंट्स को पढ़ चुके होंगे तो आप तो मेहनत बहुत ज़्यादा किए, लेकिन उतना में मतलब कम मेहनत में भी काम हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पेपर से एटलीस्ट डिकोड कीजिए। बिल्कुल। बाकी मैं एक बात और यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कई बार होता है स्टूडेंट जो है नर्वस हो जाता है, उसके बाद जो आंसर पता होता है वो भी मतलब दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। आप में से जो लोग होंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये है इंसानी फितरत है जो वो कहीं ना कहीं हाइपर होता है, लेकिन आपको हाइपर नहीं होना है, रिलैक्स होकर बैठना है। क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 2 बार पढ़िए, अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको, 3 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, उसको पढ़िए आप सही से, पढ़ने के बाद समझिए, फिर आंसर को आप देखिए, जो क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, उसके बाद आंसर फिल कीजिए। किसी का अगर आपको आंसर प्रॉपर पता भी है तो एक बार ज़रूर उसको दोहराइए आप, देखिए ऐसे नहीं आपको लगा, हो सकता है कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ ट्रिकी होता है, तो उसको आप देख के समझिए। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं 2020 का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर बाकी कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, कभी भी कमेंट बॉक्स में आकर आप जानकारी दे सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको JNU का एंट्रेंस क्रैक करने में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर मेरे चैनल से आपको हेल्प मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल का आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट पहुंच सके और आप जानकारी से अवगत हो सके। थैंक यू सो मच।